नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। अजीब बात है साहब, हिंदुस्तान में जब वोट मांगने की बारी आती है तो सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, आम आदमी। सरकार का हाथ आम आदमी के साथ, यही सब कहा जाता है। लेकिन जब उसी आम आदमी को राहत देने की बात आती है तो हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है और सन्नाटे की ओट में आम आदमी नेपथ्य में चला जाता है। चिदम्बरम के चेन्नई एक्सप्रेस में भी बोगियां तो ढेरों लगी थी, लेकिन आम आदमी को एंट्री मिल ना सकी। ऐसी कोई बोगी दिखी नहीं। ढेरों योजनाएं, ढेरों वादे और ढेरों लुभावनी घोषणाएं, गोया देश का बजट नहीं बल्कि चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा हो। लेकिन सब कुछ इतना नपा-तुला और सधा हुआ था कि आम आदमी तो सचमुच समझ ही नहीं सकता कि उसकी जेब काटी गई है या फिर पहले से कटी हुई जेब सिलने की कवायद हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पवन बंसल ने बाजीगरी दिखाई थी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीके त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, अर्थशास्त्री हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। और राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता। टिकैत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण जैन, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से लाइव। अरुण जी, स्वागत है आपका। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ प्रोफेसर विजय मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर सौम्या हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और देहरादून स्टूडियो से हमारे साथ प्रकाश पंत, बीजेपी नेता, जुड़ेंगे। प्रकाश पंत जी से भी बात करेंगे। सुबोध उनियाल जी जुड़ेंगे, कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे और दिल्ली स्टूडियो में ही चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा के चुनाव सिर पर हो और हाथ में हो कुछ भी खर्च कर डालने का पावर, तो भला जनता को लुभाने की आजमाइश से कोई कैसे खुद को रोके। तो यूपीए 2 के आखिरी बजट में यह आजमाइश खुलकर दिखाई गई। हाथों में ब्रीफकेस लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जब 8वीं बार बजट पेश करने के लिए घर से निकले तो अपने पुराने तारणहार को मोर्चे पर जाता देख शेयर बाजार इतरा रहा था, मस्ती में झूम रहा था, उछाल जारी था। वो लोकसभा पहुँचे, ब्रीफकेस खोला और शुरू किया वाचन। तो बाजार को समझ में आने लगा कि चुनावी साल में साहब का दिल उसकी सौतन के लिए मचल रहा है। वो विलाप करने लगा और उसके आंसुओं संग सेंसेक्स का पारा बेतहाशा गिरता गया, क्योंकि हिंदुस्तान में सेंसेक्स और वोटर दोनों सौतन की तरह हैं। दोनों साथ साथ खुश रह लें, ये मुनासिब नहीं। और निष्ठुर नजर आ रही सरकार मानो कह रही हो, चिंता मत करो प्रिय, ये सब सिर्फ 1 साल के लिए है। सरकार भी आए तो फिर तो अगले 4 साल आपके लिए ही जिएंगे और वापस आने के लिए इतना जरूरी है। फिर क्या था, जहाँ जहाँ एक मुश्त वोट बैंक दिखा वहाँ कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ दी। मसलन बजट में सबसे ज्यादा जोर कृषि और सामाजिक क्षेत्र पर दिया ताकि ये कहीं और ना जा सकें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, बुनकर हमेशा से राजनीति दलों के सबसे मुफीद शिकार रहे हैं, लिहाजा उनको लुभाने में कोई कमी नहीं रख छोड़ी। मानो चुनावी मंच से कह रहे हों, नारा वैसा ही था, सबके लिए भोजन। छोटे निवेशकों को लुभाने के लिए भी खासा इंतजाम किया। इस बात पर जोर दिया कि घरेलू बचत बेहद जरूरी है। एक और मजेदार बात हुई, चिदम्बरम ने कहा कि 5 करोड़ लोगों को नौकरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग, नौकरी नहीं। अलिखित तौर पर हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक रही शहरी आबादी को लुभाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का रूप दे दिया, यानी अब शहरी आबादी भी इसके दायरे में आएगी। आधी आबादी का असर चिदम्बरम को मालूम है, तभी तो महिलाओं के लिए पहले सरकारी बैंक का ऐलान कर दिया। शेयर बाजार के प्रिय रहित चिदम्बरम ने कुछ वक्त के लिए उससे दुश्मनी मोल ले ली, लिहाजा बाजार में निराशा का माहौल छा गया। आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। 5 लाख से कम आय वालों को इनकम टैक्स में 2000 की छूट का प्रावधान कर दिया। यानी सरकार ने बजट के सहारे अगले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से अपनी किलेबंदी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे राकेश टिकैत जी से। टिकैत जी, इस बार का जो आम बजट पेश किया गया, आपको क्या लगा? कुछ दिखाई दिया क्या किसानों के लिए? नहीं, किसानों पे कर्जे का बोझ इससे बढ़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर होना चाहिए था, भाव की कोई बात इस बजट में नहीं की गई। इसमें दिया गया कि कर्जा देंगे और जो प्राइवेट बैंक है उनको भी एक लाइन में खड़ा कर दिया कि वो भी किसानों को कर्जा दे। हाँ। फसल बीमा योजना की उम्मीद थी कि वो इसमें होगी, वो नहीं इसमें करा गया। हाँ। सब्सिडी की बात इसमें नहीं करी गई, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो काट दी गई। जब तक सब्सिडी इंडस्ट्रीज को दी गई, देश आजाद होने के बाद तक वो देते रहे, लेकिन जब फर्टिलाइजर महंगा होगा तो पूर्ण रूप से जब किसानों की बात आई कि उनको सब्सिडी दी जाएगी, हाँ। तो सब्सिडी हटा दी गई। तो पूर्ण रूप से बाजार के भरोसे किसान को छोड़ दिया गया। हाँ। इससे जो इंटरनल पॉलिसी सरकार की है, हाँ। वो चाहती है कि जो किसान है वो खेती से धीरे धीरे हटता चला जाए। हाँ। आप देखोगे कि जमीनों की कीमतें बढ़ रही है, हाँ। लेकिन उनमें जो पैदा होने वाली फसल है उसकी कीमत नहीं बढ़ रही। तो इससे ये लगता है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हाँ। ये उससे लगता है ये आने वाले टाइम पे अगर 10% भी किसान खेती से हटेंगे तो उतने लोगों को रोजगार कहाँ पे देंगे? ये हमारी समझ से परे। ठीक है। प्रकाश पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ चर्चा में आए थे। और प्रकाश जी, आज का बजट देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे? कुछ मिला क्या? देखिए, जहां तक मिलने का प्रश्न है, सर्वाधिक बड़ा संकट इस बजट को देख करके ये हो रहा है और निश्चित रूप से जो अर्थशास्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि किसी भी देश के लिए आर्थिक स्थिति का हालात 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है। जी। पहला तो विकास की दर क्या है? विकास की दर हमारी लगातार घट रही है और आज की स्थिति आज 1991 की स्थिति में लगभग हम चल रहे हैं। अर्थात विकास लगातार घट रहा है, विकास की दर घट रही है। हाँ। और महंगाई बढ़ रही है। तीसरा बिंदु होता है कि वित्तीय घाटा कहां पर है। वित्तीय घाटा भी हमारी पहुंच से बाहर चला जाता रहा है, भले ही आंकड़ों के आधार पर कहें कि हम उसको नियंत्रण पर लेकर के आ रहे हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चालू घाटा कितना है। ये चारों बिंदु जो है किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। हाँ। हाँ। किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। और वर्तमान जो बजट हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में ये पूरी तरह से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर जाता हुआ देश इसके माध्यम से दिख रहा है। हाँ। क्योंकि विकास का जहां तक ताल्लुक है, जब तक अर्थव्यवस्था के घटकों में जो दूसरा घटक है, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं जिसको, उस सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम बढ़ा नहीं देंगे, हम अवस्थापना सुविधाओं को ठीक तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। और मैं ये आपको कोट करना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपने बजट भाषण के पैरा 39 में और पैरा 57 में दो बातें कही है। एक पैरा 29 में तो 39 में तो इन्होंने कहा है कि पीएमजीएसवाई की बात कही है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि पीएमजीएसवाई में ये केवल 6 प्रदेशों को ले रहे हैं, बाकी कोई प्रदेश आते हैं। प्रकाश पंत जी, इस पर भी चर्चा करेंगे जो आप बात कर रहे हैं। पीके त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपको कुछ इस बजट में कुछ खास नजर आया क्या? आम आदमी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है जिसे हम पास रखते हैं, जिसे हम रोज गिनते हैं। जी। जब से हम होश संभाले हैं, सालों साल ये जो रस्म है बजट की, दलित विकास, किसान विकास, महिला, अल्पसंख्यक कल्याण, इस पर हुआ क्या? रही बात जिस शिल्प के जनक माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री, जिसमें उन्होंने उभरता हुआ भारत, नया विशाल मध्यवर्गीय भारत, उसमें सबसे ज्यादा क्षति तो उन्होंने उस मध्य वर्ग के भारत को ही पहुंचाई है। न तो कोई आयकर की श्रेणियों में सुधार किया गया, न कोई ये दूरगामी भविष्य को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बजट है जिसको आर्थिक विकास और अधोसंरचना के नाम पर एक चाशनी में मुलम्मा लगा करके पेश किया गया है। इसमें न तो आर्थिक सुदृढ़ता, राजकोषीय संरक्षण की बात है, न इस प्रकार की कोई कार्य योजना मिलती है कि जिसमें आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम अपने अर्थनीति को, आर्थिक विकास को कहां ले जाना चाहते हैं। और किसी भी तरीके से इसमें न तो महिलाओं के लिए, न तो अल्पसंख्यकों के लिए और विशेषकर मध्य वर्ग के लिए, क्योंकि शायद पिछले 3-4 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा
किसी ने सरकार का विरोध किया तो वो मध्य वर्ग था। मध्य वर्ग के लिए इसमें कुछ खास नहीं दिखा। प्रोफेसर सौम्या जी के पास चलेंगे, लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। सौम्या जी, यहाँ पर कुछ खास नजर आ रहा है क्या? बजट पूरा आपने देखा, इस बजट में कुछ खास दिखाई दिया क्या? देखिए, इस पूरे बजट में जो महिलाओं के लिए इन लोग ने प्रोपोजिशंस रखे हैं या महिलाओं के लिए जो प्रावधान रखे हैं वो सराहनीय कहे जा सकते हैं। इन्होंने निर्भया फंड की बात करी है, महिलाओं के लिए विशेष बैंक की बात करी है। बस देखने की ये बात है कि जो फंड एलोकेट हो रहा है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो प्रोग्राम्स के माध्यम से। ये कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कहा गया समझ कि बैंक की बात कही जा रही है, विशेष बैंक की महिलाओं के लिए, लेकिन कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही थी? अगर कोई बैंक अगर विशेष ना बनाया जाता तो भारत में कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर महिलाओं को दिक्कत आ रही? सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है? हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मैं भी बिल्कुल सही, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेरे भी दिमाग में है। देखिए, ऐसा है कि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं या वो महिलाएं हैं जो अभी अपने आप को बहुत एम्पावर्ड नहीं फील करती हैं, उनके लिए आम बैंक में जा करके सवाल पूछना, भीड़ में घुसना, जहां पर उनको अपने सवाल पूछने में हिचक होती है, जल्दी जल्दी उनको हटाया जाता है कि आगे बढ़ो, लंबी लाइन है पीछे, तो एक तरीके की हिचक होती है। उनको लगता है कि वो शायद अपने सवाल पूछे कि ना पूछे। ग्रामीण क्षेत्र की उस महिला के लिए तो बैंक ग्राम में पुरुष के लिए ही नहीं है। भारत के कितने ऐसे गांव हैं जहां बैंकिंग सुविधा जैसी आधा संरचना वित्तीय विकास की है ही नहीं। क्या ये बैंक वहां स्थापित किया जाएगा उन महिलाओं के लिए? इससे उनका सशक्तिकरण कैसे होगा? सशक्तिकरण ऐसे होगा कि जब हमारी महिलाएं वहां पर बैठी होंगी, जो कि डेस्क के पीछे होंगी, जो कि इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, तो हमारा ये कहना है कि ये महिलाएं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। एक सेकंड सौम्या जी, हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में 42% महिलाएं नौकरी कर रही हैं। कोई सुन लीजिए, कोई बैंक इस देश में ऐसा नहीं जिसमें डेस्क के पीछे अगर 10 लोग हों उसमें 4 महिलाएं नहीं मिले। हाँ। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, मुझे तो ज्यादा बैंकों के नाम भी याद नहीं, लेकिन जितने ऐसे त्रिपाठी सुनिए, जितने बैंक हैं इस देश में उनका रेशियो 40 to 42% है महिला कर्मचारियों का। और इसी देश की एक महिला एक बहुत बड़े बैंक की अध्यक्षा है। इसलिए इन्हें बैंक में तो महिला, मैं तो आज तक ये सुनते सुनते बड़ा हुआ 25 साल पत्रकारिता करते करते कि अगर किसी से पूछे कि इस हिंदुस्तान में महिला के लिए सबसे सम्मानजनक सुरक्षित नौकरी कौन सी है, 100 लोगों से पूछिए तो 99 लोग कहेंगे बैंक की नौकरी। अमिताभ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इससे कोई नुकसान है? नुकसान नहीं, महिलाओं के लिए नहीं सौम्या जी, हम दूसरी बात नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो सरकारी टोटकेबाजी है ना, इससे कोई लाभ नहीं होता। ये टोटकेबाजी, कान के नीचे काला तिल टीका लगा देने से कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। देखिए, सरकारी टोटकेबाजी का असर या खराब असर महिलाओं पे क्यों पड़े? ये बात अगर एक महिलाओं के लिए कुछ पहल हुई है तो उसको सराहने में कोई मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। मैं उसको सराह रहा हूं, नहीं, मेरी आपत्ति दूसरी है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के अपने प्रयास के तौर पर भुनाना चाहेगी तो मेरी आपत्ति है। अन्यथा तो जितने ज्यादा बैंक खुले, जितना ज्यादा बैंकिंग तंत्र देश में हो, उसका स्वागत है। हमारा यहाँ पर ये कहना है कि बैंक खुली, उससे महिलाओं को फायदा होगा। ग्रामीण बैंक में महिलाएं पहुंच करके अपनी परेशानियां आगे बढ़ा पाएंगी, बता पाएंगी, और उनको एक और चैनल मिला है, एक और दरवाजा उनके लिए खुला है। ठीक है। तो ये दरवाजा खोला जो गया है वो हम सराहनीय कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां तक मैं सहमत हूँ। हाँ, विजय मिश्रा जी से भी जान लेते हैं। विजय मिश्रा जी, क्या कुछ चल रहा है मन में? आम बजट आपने देखा, कुछ खास नजर आया आम आदमी के लिए? नहीं, आम आदमी के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी खास इन्होंने किया है। सैलरी पैसा के लिए तो इन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा जिससे पिछली बजट में था वैसा ही कर दिया है। यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जो भी किया है ऐसा कोई भी इसमें इनका नहीं नया दिख रहा है जिसमें ये लगा जा सके कि बहुत ज्यादा इन्होंने आम आदमी के लिए कुछ काम किया है। जो मनरेगा है, मनरेगा की जगह इन्होंने कोई भी
एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण में कोई भी इन्होंने काम नहीं किया है कि नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जिससे थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ रेट देश की बढ़ सके। ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी नौकरी के लिए। अरुण जैन जी के पास चलेंगे। जैन साहब, आम जनता के लिए कुछ दिखाई दिया इस बजट में, कुछ खास, कुछ अच्छी बातें? देखिए, आम जनता के लिए सबसे खुशी